अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हाईली स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस है which relies on antigen or immunogen which are specific substances found in microbes. एंटीजन या इम्यूनोजन पे रिलाई करती है और ये जो है स्पेसिफिक सब्सटेंसेस हैं जो माइक्रोब्स के अंदर फाउंड होते हैं। These antigens serve as a stimulus to produce an immune response. ये एक स्टिमुलस के तौर पर फंक्शन करते हैं कि वो प्रोड्यूस करवाते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। एंटीजन जो है मीजोडर्म से डिराइव्ड है। एंटीजन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज इन टर्न प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स की बात की जाए जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जनरेट करती है तो वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और दूसरे होते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड। पहले हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को देख लेते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स लिम्फोसाइट्स कैरी आउट करवाते हैं, वेयर एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बी लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल्स कैरी करवाते हैं। Now we are going to discuss the role of monocytes in the third line of defense. When macrophages perform phagocytosis, they engulf them and display microbial antigens on their surface. जब macrophages perform करते हैं phagocytosis को तो वो उनको engulf कर लेते हैं और उनके antigens को अपनी surface पे display करते हैं. They also begin to secrete about 100 different compounds, including enzymes, interferons, and a protein called interleukin-1. ना सिर्फ वो डिस्प्ले करते हैं माइक्रोबियल एंटीजेंस को बल्कि वो 100 डिफरेंट कंपाउंड्स भी सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स, इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन 1 प्रोटीन भी इंक्लूडेड है। इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा? वो टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा which in turn activates the interleukin 2. Interleukin 2 then activates the B cells. Interleukin 1 promotes a response to injury causing fever. इंजरी को एक रिस्पॉन्स प्रमोट करता है, क्या कॉज कराएगा? फीवर कॉज कराता है। Now we are going to study the cell mediated immune response. Cell mediated immune response T lymphocytes प्रोड्यूस करते हैं। T lymphocytes चार तरह के होते हैं। सबसे पहले हमने देखते हैं हेल्पर T lymphocytes या CD4 वाले। इनमें क्या होता है? ये इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट करते हैं जो स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन ऑफ T cells and B cells. Then there are the suppressor T lymphocytes. एक दफा जब इन्फेक्शन की रिमूवल हो जाती है उसके बाद फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स को ये सप्रेस कर देते हैं क्योंकि एक दफा जब इन्फेक्शन रिमूव हो गया उसके बाद तो देयर इज नो नीड फॉर मोर टी सेल्स। थर्ड टाइप ऑफ टी lymphocytes are cytotoxic T lymphocytes CD8. They are involved in direct killing or destroying of antigens. डायरेक्टली किल करने में या एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने में इन्वॉल्व होते हैं। They depend upon lysosomes and peroxisomes. Lysosomes पर डिपेंड करते हैं या peroxisomes पर डिपेंड करते हैं। Last type of T lymphocytes are the memory T lymphocytes. अगर जो एंटीजन एक दफा T lymphocytes ने उसको किल कर दिया है वो दोबारा से बॉडी में आता है तो फिर मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होंगे और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स फिर से डिवीजन करवाएंगे बी सेल्स की और टी सेल्स की। Then the second type of response produced by the third line of defense is the antibody mediated response. They are also differentiated in the bone marrow. ये भी bone marrow के अंदर differentiate होते हैं इसके cells. They have the following cells. इनके अंदर following cells होते हैं। एक तो plasma clone cells होते हैं. They synthesize and secrete the antibody. ये antibody को synthesize कराते हैं. Then they are the memory B cells. They keep information or memory of the antigen encountered. Now we are going to study the structure of antibodies. Antibodies have a Y-shaped structure and possess quaternary structure. अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन के लिहाज से देखा जाए तो इनका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनता है। 4 polypeptide chains form its structure. 4 polypeptide chains इसका स्ट्रक्चर बनाती हैं. 2 of these chains are heavy chains and other 2 are the light chains. Each chain has a constant region and a variable region. हर चेन के पास एक कांस्टेंट रीजन भी है और एक वेरिएबल रीजन भी है। जो कांस्टेंट रीजन है उसके पास अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कांस्टेंट होता है। वेरिएबल रीजन के पास वेरिएबल सेगमेंट होता है अमाइनो एसिड का।
इसी वजह से ये एक्ट करता है एंटीजन बाइंडिंग साइट के तौर पे। This is the diagram for antibody structure. As you can see, it is made up of 4 polypeptide chains, 2 heavy chains and the 2 outer chains that are the lighter chains. Each chain has 2 regions, a constant region and a variable region. Variable region इसकी टिप्स पे प्रेजेंट है, यहाँ पर आकर एंटीजन बाइंड कर जाएगा। क्योंकि हर एंटीबॉडी ने डिफरेंट एंटीजन के साथ बाइंड करना है, इसीलिए वेरिएबल रीजन पे वेरिएबल सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, ताकि ये डिफरेंट एंटीजन के साथ बाइंड कर सके। जब हमारे पास एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड कर जाता है ना, फिर उसके बाद एंटीजन का क्या होता है, इसको हम इस फ्लो चार्ट में स्टडी करेंगे। बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू एंटीजन इनएक्टिवेट्स एंटीजन्स बाय, कैसे इनएक्टिवेट करता है, न्यूट्रलाइजेशन से, एग्लूटिनेशन ऑफ माइक्रोब्स से, प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड एंटीजन से, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से। 4 तरीके से इनएक्टिवेट करा एंटीजन को। नंबर 1 इज न्यूट्रलाइजेशन, नंबर 2 is agglutination of microbes, then the precipitation of dissolved antigens, and third is the activation of complement system. Complement system की activation होगी, that will lead to the lysis of cell. अगर न्यूट्रलाइजेशन होगी, एग्लूटिनेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी डिसॉल्व एंटीजन की, तो ये इनहैंस करेगी फेगोसाइटोसिस को बैक्टीरियल सेल के। It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is, how many classes of antibodies are there in the human body? Human body के अंदर कितनी classes हैं antibodies की? A option is 2, B option is 4, C option is 5, D option is 6. Solution की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है C option, that is 5. There are 5 classes of antibodies in the human body. These include immunoglobulin A, immunoglobulin D, immunoglobulin E, immunoglobulin G, and finally immunoglobulin M. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.